नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रतिमा रखे हैं उन्हें गति देने में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के साथ साथ गरीब कल्याण और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को भी पूरा ध्यान में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मैं यह विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। एमएसएमई के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं और मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करना छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं को घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नवनियुक्त युवाओं को ईपीएफओ के जरिए 1 महीने के वेतन अधिकतम 15,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में नवनियुक्त युवाओं और रोजगार देने वालों को ईपीएफओ में अंशदान के लिए प्रोत्साहित करना स्वागत योग्य है। सरकार बजट में नियोक्ताओं को ईपीएफओ को अंशदान के लिए 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का इस बजट में विशेष बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। हमने इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की 60,000 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त 40,000 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार को दिए जाने का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और राष्ट्र को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को यह बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश में गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बजट में 3 करोड़ नए स्वरूप में घर बनाने का निर्णय भी वो स्वागत योग्य है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हर सर के ऊपर छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। उन गरीब लोगों को इस बजट के माध्यम से वो मकान बना करके देने का कार्य भी पूर्ण होगा। मैं इसके लिए आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये बजट इस देश के विकास में
और गति से आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर, चाहे किसान है, गरीब है, युवा है, व्यापारी है, हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाला ये बजट है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होने वाली फसलों के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आज बीमा कंपनियों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति के खरीफ 2024 में रबी 2025-26 की अवधि के लिए बीमा कंपनियों के चयन को मंजूरी प्रदान की गई। इस अवधि के लिए प्रीमियम के रूप में लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। किसानों को मात्र 1 से 1.5% प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार देगी। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां आज वित्त वर्ष 2024-25 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसे लेकर हरियाणा के नंबर 1 टैक्स पेयर जीडी छिब्बर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इस बजट में जो टैक्स पर छूट दी गई है उससे वो बेहद खुश है। जो छूट दी जा सकती है वो दी गई है। टैक्स देश की भलाई के लिए काफी जरूरी है और उन्हें उम्मीद है कि देश खुद तरक्की करेगा। और मुझे लगता है कि बजट 2024 का इस देश के विकास, समृद्धि और तरक्की के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस बार ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी इंटेलिजेंटली 7 सेगमेंट्स में इस बजट को बांट दिया। एक तो पहले उन्होंने एग्रीकल्चर ली, फिर एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। यही 7 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मुल्क को ऊपर ले जाने में बहुत। अगली खबर रोहतक से है, जहां उपायुक्त अजय कुमार ने यह कहा कि आम जनता की शिकायतों के निदान के लिए 10 जून से आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में अब तक 3,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में से जिला प्रशासन द्वारा लगभग 86% शिकायतों का निपटारा करवा दिया गया है और लंबित शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रतिदिन लगभग 100 शिकायतें समाधान शिविर में प्राप्त हो रही हैं। अजय कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समाधान शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश कुमार, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विजय सिंह मलिक, नगराधीश अंकित कुमार के साथ लोगों की शिकायतें उन्होंने सुनी। 10 जून से लगातार जिला स्तर पर और सब डिविजनल स्तर पर समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। अब तक कुल 3,000 शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी। इसमें से 86% निष्पादन हो चुका है और 400 के लगभग अभी उसमें पेंडिंग है, जिसका समाधान भी बहुत जल्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो लगभग 100 के आसपास शिकायतें डेली बेसिस पे हमारे पास रिसीव हो रही हैं। अगर इनका ब्रेकअप की बात करें तो 50% के आसपास हमारी फैमिली आईडी से रिलेटेड हैं और 20% जो है वो प्रॉपर्टी आईडी जो अर्बन एरियाज की है हमारी, उससे रिलेटेड शिकायतें। बाकी शिकायतें जो हैं वो बिजली, पानी और डेवलपमेंट, पंचायत और रेवेन्यू से रिलेटेड। तो अगली खबर रोहतक से है, जहां उपायुक्त अजय कुमार ने वृक्षों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि पर्यावरण की बेहतरी के लिए सबको खाली जगह पर पौधारोपण करके पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। उपायुक्त आज हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत गोहाना जिंद रोड पर HSVP की ग्रीन बेल्ट में मियावाकी पद्धति के अंतर्गत पौधारोपण करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। अजय कुमार ने कहा कि मियावाकी पद्धति के तहत HSVP की 3 एकड़ भूमि में विभिन्न प्रजाति के 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। इनका संरक्षण भी वन विभाग द्वारा किया जाएगा। पौधों की सुरक्षा के लिए चारों ओर कटीले तार भी लगाए गए।
आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मियावाकी पौधारोपण वन विभाग और हमारे डीएफओ साहब द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसमें 3 एकड़ की जो हमारी एचएसपीपी की ज़मीन है उसमें 10,000 पौधे लगाए जाएंगे और 3 साल तक वन विभाग इसका संरक्षण करेगा और एक इंटेंसिव फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, इसको डेवलप किया जाएगा, जिसमें कई तरह की जो किस्मों के वृक्ष जो हैं वो लगाए जाएंगे। एंड आई एम श्योर इससे जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आ रहा है, जो हमारा बाकी पर्यावरण पे एडवर्स इम्पैक्ट्स ड्यू टू वेरियस रीजंस जो हमारे आ रहे हैं, उस पे जो पौधारोपण है उससे कई मायनों में उस पर काबू किया जा सकता है। एंड इसके अतिरिक्त जो हमारे सरकार द्वारा पौधारोपण की मुहिम हर साल इस सीज़न में चलाई जाती है, 5 लाख पौधे वन विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें से 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं और 1 लाख जो पौधे हैं वो विभिन्न विभागों द्वारा अंडर वेरियस स्कीम्स एंड अंडर वेरियस स्टेप्स वो लगाए जा रहे हैं। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है और लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर संगरूर से है, जहां काफी लंबे समय से संगरूर के निवासियों को टूटी सड़कों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं हुई और लोग घायल भी हुए। 3 साल के बीजारोपण के बाद आखिरकार इन सड़कों को पंजाब सरकार, संगरूर प्रशासन द्वारा संगरूर में ले लिया गया और टूटी सड़कों का पैच वर्क किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी ने यह कहा कि हमने संगरूर में टूटी सड़कों के पैच वर्क की पूरी व्यवस्था कर ली है और बारिश के दौरान रुकने वाले पानी की निकासी की जा रही है, या ये कहें कि संगरूर के निवासियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें हल करने का प्रयास किया है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पिपली के पैरीकीट के नजदीक से सीआईए 1 की टीम ने राजस्थान के रहने वाले 2 युवकों के पास से 2 किलो नशे की खेप बरामद की है। तो वहीं आरोपी देवकिशन उर्फ मोनी और अंकित निवासी हथियाना, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से नशे की खेप को लेकर कुरुक्षेत्र में सप्लाई करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह बताया कि इस नशे की खेप की कुल कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 6.5 लाख रुपए है। जैसे कि आपको पता है कि कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा एक नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस पूरे अभियान के अंदर हमारा जो मेन फोकस है कि बड़े तस्कर जो हैं उनको पकड़ा जाए, जो बड़ी खेप के अंदर हमारे इलाके के अंदर या आस पड़ोस के इलाकों के अंदर नशे की खेप सप्लाई करते हैं, और साथ ही ऐसे तस्करों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको सीज किया जाए, और जो पिट एनडीपीएस के अंदर जो हमारी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, मैक्सिमम तस्करों की उसके अंदर गिरफ्तारी की जाए। तो उसी कड़ी के अंदर हमारी जो सीआईए 1 की टीम है, इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में, उनके पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नशे की एक बड़ी खेप लेकर कुछ व्यक्ति हमारे इलाके से गुजरेंगे, और उसी के ऊपर फौरन कार्रवाई करते हुए इन द्वारा चेकिंग और नाकाबंदी की गई, और उसमें 2 जो सस्पेक्टेड व्यक्ति थे उनको डिटेन किया गया और उनकी विधि पूर्वक चेकिंग की गई, और उसके अंदर उनसे 2 किलो और 730 ग्राम अफीम बरामद की गई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पटियाला से है, जहां हाल ही में पटियाला के मुख्य लीला भवन चौक पर एक भयानक और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चौक पर मौजूद लोगों के बीच एक स्विफ्ट डिजायर कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही। घटनास्थल से मोटरसाइकिल सवार को राजेंद्र अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका फिलहाल इलाज चल रहा है।
खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपने चहेतों को कौशल रोजगार निगम में एडजस्ट कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार निगम गरीब लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने गठन किया था, लेकिन गरीब लोगों की बजाय अपने कार्यकर्ताओं को नौकरियां दे रही है प्रदेश की सरकार। 5 अगस्त को इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना 22वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बीते हुए 21 वर्षों में 21-22 वर्षों में इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जहां एक जिम्मेवार छात्र संगठन की जिम्मेवारी को अदा करने का काम किया है, वहीं सामाजिक पहलुओं के ऐसे आयाम रचे हैं जो नई पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तर भारत का एक प्रभावशाली ऐसा संगठन है जिसमें लाखों विद्यार्थीगण हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य प्रदेशों से जुड़े। अगली खबर रोहतक से है, जहां जिले के सांपला कस्बे में चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। पिछले 1 महीने से लगातार बैटरी की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस दुकान में पिछले महीने चोरी हुई थी, उसी दुकान में आज फिर चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर वहां से चंपत हो गए। इसी दुकान के साथ साथ सांपला बाजार में स्थित 2 अन्य बैटरी की दुकानों पर भी चोरी हुई है। आज दुकानदारों ने इसी के एवज में लगातार हो रही चोरियों को लेकर थाना सांपला में इकट्ठा होकर चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तो अगली खबर पटियाला से है, जहां पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में बिजली के कट से मरीजों का हाल अब बुरा हो चुका है। पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में एक महिला का मोबाइल के टॉर्च से डिलीवरी करने का मामला सामने आया और इसी को लेकर इस मुद्दे पर राजेंद्र अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। इस मामले को लेकर पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान मोहित मोइंद्र ने एक प्रेस वार्ता कर आज मीडिया को जानकारी देते हुए यह बताया कि अस्पताल में तकरीबन 12 घंटे से बिजली नहीं आई और डॉक्टरों के द्वारा मोबाइल के टॉर्च से गर्भवती महिला की डिलीवरी करने का यह स्पष्ट हो गया है कि पंजाब की सरकार लोगों को बिजली देने में नाकाम। तो वहीं रोहतक जिला के सांपला कस्बा में दहकोरा रोड पर निर्माणाधीन मकान की छत पर काम करते वक्त समय मजदूर 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे दोनों मजदूर पूरी तरीके से झुलस गए और एक मजदूर की मौके पर भी मौत हो गई। उसे बचाने आए दूसरे मजदूर को करंट लगने से गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली के बराला निवासी साबिज के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी और सांपला थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर गई। इस बीच एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। तो वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक और युवतियों से आह्वान किया कि वो हरियाणा के विधानसभा चुनावों से पहला और अपना वोट अवश्य बनवाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर देश प्रदेश के विकास में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा और 9 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दी जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 20 अगस्त 2024 को होगा। तो वहीं हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 13,500 से अधिक भर्तियां करेगी। विभागों द्वारा निगम के पास अपनी मांग भेजी जा चुकी है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सोमवार को आयोजित बैठक में 7वीं बोर्ड की बैठक में अध्यक्षता करते हुए दी। तो वहीं हरियाणा के महिला एवं बाल विकास परिवहन मंत्री असीम गोयल नन्यौल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए अंबाला शहर की सड़कों, गलियों और स्ट्रीट लाइटों को जल्द से
जल्द से जल्द दुरुस्त कराने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से पैसे की कमी नहीं रहने की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी ने जानबूझकर अपने कार्य में कोताही बरती तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।